वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, हम लोग पेट 2022 के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोगों का 26वां प्रैक्टिस सेट है। अब तक हम लोगों ने 25 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में टोटल 30 प्रश्नों की श्रृंखला है। 30 में से आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न दो सूची में दिया गया है। एक तरफ बादशाह हैं और दूसरे तरफ उनके द्वारा बसाए गए शहर। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला। इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया था? जामा मस्जिद बदायूं का जो है निर्मित किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। उसके बाद फिर आता है सिकंदर लोदी, इनके द्वारा आगरा सिटी का स्थापना की गई थी। अकबर फतेहपुर सिकरी आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी परिश्रम किए थे वो इसको बसाने में। उसके बाद फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक जो है वो जौनपुर की स्थापना करता है अपने भाई जौना खां की याद में। इस प्रकार साथियों, हम लोगों का जो कूट बनेगा वो बनेगा 3421। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दो सूचियां दे दी गई हैं, दोनों सूचियों को मिलाना है। एक तरफ राज्य क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ राजा दिए गए। रणथंभौर के कौन थे? तो हमीर देव। फिर उसके बाद आता चित्तौड़ के कौन थे? तो राणा रतन सिंह चित्तौड़ के थे। फिर देवगिरी राजा राय रामचंद्र देवगिरी के, और उसके बाद गुजरात के कर्णदेव। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। कौन कौन हुए? तो हम लोगों का जो कूट बन रहा है वो बन रहा है 3421। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित है। पुंडवर्धन भुक्ति यह कौन से लोकेशन पे है? यहाँ पे लोकेशन के लिए बनाया गया प्रश्न है। इतिहास में इसका जिक्र किस स्थान से हुआ है? देखिए, इसका अभिलेख जो हमें प्राप्त होता है वह गुप्त काल से प्राप्त होता है। किसमें? गुप्त काल में प्राप्त होता है। उत्तरी बंगाल को पुंड्र देश के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका फैक्ट जो सही इंपॉर्टेंट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर बंगाल। नेक्स्ट है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? देखिए, जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश उसमें जिक्र मिलता है कि बौद्ध कौशाम्बी जो है उदयन के राज्यकाल में आए थे। चलिए नेक्स्ट है, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है। हड़प्पाकालीन जो स्थल भारत में अवस्थित हैं उसमें सब जो जितने दिए गए हैं ऑप्शन में पूछा जा रहा है, ऑप्शन में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो देखिए, राखी गढ़ी जो है यह सबसे बड़ा है दिए हुए ऑप्शन में से। अब दूसरा फैक्ट ये है कि राखी गढ़ी अवस्थित कहाँ पे है? तो राखी गढ़ी जो है वह हरियाणा में अवस्थित है। कहाँ? हरियाणा। और उसके बाद फिर धौलावीरा, यह जो है गुजरात में अवस्थित है। कहाँ? गुजरात। उसके बाद फिर कालीबंगा जो है ये राजस्थान में अवस्थित है, राजस्थान। जबकि लोथल की बात की जाए तो यह भी गुजरात में अवस्थित है। तो हम लोगों का जो सही जवाब बनेगा राखीगढ़ी हड़प्पाकालीन बृहद स्थल है दिए गए चारों में से। नेक्स्ट है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था। कौन किए थे? देखिए, नेशनल प्लानिंग कमेटी बात हो रही है कब की? 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा में यह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। बोस ही अध्यक्ष थे। उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के द्वारा सुझाया गया था नेशनल प्लानिंग कमेटी के बारे में। तो देखिए, गठन का जो जिक्र किया जाएगा तो गठन कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ही इस पे लास्ट मोहर लगाए थे, क्योंकि अध्यक्ष उस समय वही थे, तो इन्हीं के नाम पे जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बनेगा।
चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? कान खुले रखें और मुंह बंद रखें, 1 वर्ष तक भ्रमण करें। यह गांधी जी को कौन आदेश दिया था? तो यह कौन दे सकता है? उनके गुरु के द्वारा यह आदेश दिया गया था। उनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। देखिए, जो हम लोगों के इतिहास में 2 ब्रिटिश पत्रकार काफ़ी पूछे जाते हैं और ये किस किस आंदोलन से जुड़े थे ये भी पूछा गया है। H.W. नेविल्सन जो है यह किससे जुड़े थे? तो यह स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। अब स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था? तो 1905 में, बंगाल विभाजन के समय। जबकि जो दूसरा पूछे जाते हैं वो वेब मिलर पूछे जाते हैं। वेब मिलर यह विदेशी पत्रकार किस आंदोलन से जुड़े थे? तो यह देखिए, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? यंग बंगाल आंदोलन, देखिए यंग बंगाल आंदोलन था क्या? यह एक उग्रवादी, यह क्या था? यह उग्रवादी संगठन था, उग्रवादी सोच थी और उसी के ऊपर अमल किया गया था। तो इसके जो प्रणेता थे कौन थे? तो हेनरी विवियन डिरोजियो थे। यह कौन थे? तो यह हिंदू कॉलेज के एक अध्यापक थे। हिंदू कॉलेज के एक अध्यापक थे। 1826 से लेके 1831 तक इन्होंने वहाँ पे अध्यापक का कार्य किया था और यही जो है इसके प्रणेता माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं है? उग्रवादी नहीं है। देखिए, उग्रवादी नेता का जैसे ही जिक्र आता है 3 नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं, 4 नाम, लाल, बाल, पाल और उसके बाद एक घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और उसके बाद अरविंद घोष। हमेशा प्रश्न अगर उग्रवादी में पूछा जाएगा तो यही 4 में आएंगे, तो इस 4 में से जो नहीं थे वही होंगे। बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी थे, बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी थे, WC बनर्जी, हम लोगों का सही जवाब बनेगा WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये कांग्रेस से जुड़े थे, ये उदारवादी सोच के थे, ये उग्रवादी नहीं थे। चलिए नेक्स्ट है, डोवर जल संधि। डोवर जल संधि जोड़ती है। देखिए, यह इंग्लैंड और फ्रांस के पास अवस्थित एक जल संधि है जो किसको जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को यह जोड़ने का कार्य करती है, डोवर जल संधि। चलिए नेक्स्ट, फिर से मैच द फॉलोइंग के प्रश्न आ गए। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। देखिए, पहला ऑप्शन अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप किसे बोला जाता है? अफ्रीका को। विश्व की छत, विश्व की छत किसे बोलते हैं? पामीर की गांठ को। पामीर की गांठ को विश्व की छत बोला जाता है। फिर उसके बाद हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है, जबकि मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। इस प्रकार जो हम लोगों का कूट बनेगा वो बनेगा 3412। 3412 सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? देखिए, हीराकुंड बांध जो है यह अवस्थित कहाँ पे है? यह उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा में महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। महत्वपूर्ण है, ये बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे जल आपूर्ति प्लस उसके बाद विद्युत निर्माण बहुत से कार्य किए जाते हैं हीराकुंड बांध से। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग ये याद रखिए कि राउरकेला जो स्टील प्लांट है, राउरकेला, उसको विद्युत की आपूर्ति जो है यही हीराकुंड बांध से होती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, यह एकदम सही कथन है, क्योंकि आप अगर देखेंगे राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसके इधर देखेंगे, उसके पश्चिम साइड आप देखेंगे तो इधर मरुस्थल आपको देखने को मिलेंगे।
जबकि इसके पश्चिम साइड नहीं बढ़ते हैं मरुस्थल, क्योंकि अरावली वहां से रोक देता है। तो सही कथन है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। देखिए, जब भी भूगोल में या किसी भी साइंस से रिलेटेड ऐसे कोई फैक्ट आए जो आपको लगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। भारत में कई हजार नदियाँ हैं और हजारों नदियों का उद्गम बस एक ही जगह से हो, मतलब ऐसा नहीं है कि सब पहाड़ियों से निकले। बहुत सी नदियाँ होती हैं जो मैदानों से निकलती हैं, कहीं से भी निकल सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सभी राजस्थान की नदियाँ सिर्फ अरावली से निकलती हैं। राजस्थान में बहुत सी नदियाँ हैं। तो ये ऑप्शन हम लोगों का गलत हो गया, बी वाला। सी है, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। अरावली से बहुत प्रभावित होता है। अरावली ही जो हवाएं हैं, हवाओं की दिशा निर्धारित करता है। उसी वजह से जहाँ वहाँ पे जो वर्षा होती है, वर्षा का प्रारूप प्रभावित होता है। तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी जो बचता है, डी कथन, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है। तो ये तो हम लोग पहले से देखते आए हैं। वहाँ पे धातुओं के रूप में जो है राजस्थान काफ़ी प्रचुर मात्रा में वहाँ पे अवेलेबल है। तो इसलिए जो हम लोगों का सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन ए और डी बनेगा। दोनों सही हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ए और डी। चलिए नेक्स्ट है, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात कहाँ का है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो यौन अनुपात था भारत का सबसे कम, यहाँ पे देखिए केंद्र शासित प्रदेश सभी दिए गए हैं। तो दमन और दीव जो है यह सबसे कम यहाँ पे था। यहाँ पे था कितना, तो 1000 पुरुषों पे जो है 618 बालिकाएं या महिलाएं थी। तो ये आप लोग याद रखिए। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में जो 2022 की जनगणना होगी उसमें दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव को तो मर्ज कर दिया गया है, तो दोनों एक साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये पहले का डाटा है और पहले का पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ये सबसे कम था और पूरे भारत में सबसे कम था। इतना कम डाटा कहीं और नहीं था किसी राज्य में भी। चलिए नेक्स्ट है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। देखिए, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में बढ़ावा पाती हैं, वो आती हैं, तो उससे क्या होता है, तो वैश्वीकरण की नीति का फॉलो होता है, उदारीकरण भी दिखता है और निजीकरण भी दिखता है, तीनों आता है। तो इसलिए जो 1991 का जो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का संशोधन आया था हमारे देश में, उसने जो है पूरी तरह से बदल दिया था दशा। और उसी समय से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन क्या मिलता है, तो इसमें तीनों प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें, चाहे वो उदारीकरण हो, निजीकरण हो या वैश्वीकरण। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, भारत में ई नाम, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू हुआ था। देखिए, यह जो है ऑनलाइन खरीदारी और बेच के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, व्यापार मंच है ई नाम, जिसे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के नाम से जाना जाता है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 14 अप्रैल 2016 को किया गया था। ई नाम, और ये किसके कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, तो देखिए ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग याद रखिए। इसमें किसान, व्यापारी, ये लोग ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, फसल का नाम और उनसे संबंधित बीमारियां मैच कराइए आप लोग। देखिए, गन्ना जो है, गन्ना में रेड राट रोग, रेड राट अर्थात तने के बीच में लाल स्पॉट देखने को हमें मिलता है, उसे रेड राट बोलते हैं। धान जो है, धान में खैरा रोग, खैरा रोग किससे होता है, तो यह जस्ता की कमी के कारण होता है, धान में खैरा रोग। अब नेक्स्ट है अरहर, अरहर में उकठा रोग, जिसे बिल्ट भी बोला जाता है, तो उकठा रोग जो है अरहर में वह होता है। और जबकि आलू में झुलसा होता है। झुलसा क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड सर्द पड़ती है तो आलू उसी समय में बोया जाता है जब सर्दी काफ़ी अधिक होती है। तो और अचानक से बहुत ज़्यादा सर्द होने की वजह से आलू के प्लांट के अंदर के जो वाटर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, वो जम जाते हैं। उनके जमने की वजह से इनकी नलिकाएं फट जाती हैं और ये पूरी तरह से फसल आप देखेंगे कि 2-4 दिन के अंदर झुलस जाएगी, सूख के पूरी ख़त्म हो जाती है। तो ये आलू में झुलसा रोग होता है। तो हम लोगों का जो कूट बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो 2341 बन रहा है, 2341 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति से, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या हुआ? मुद्रास्फीति का मतलब हुआ महंगाई बढ़ जाना। महंगाई, जब महंगाई आती है तो किसे लाभ होगा? लाभ किसे होगा? अब देखिए, मान लीजिए 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये आपने किसी से उधार लिए, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का आज के समय में क्या हुआ? कोई एक फ़ोन मिल रहा है आपको, फ़ोन आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप क्या हुआ, भविष्य में जो है महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ेगी तो सभी वस्तुओं पे बढ़ेगी। सब पता चला जो फ़ोन मिल रहा है वो 10,000 की जगह 12,000 का मिलेगा, सब कुछ होगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो ऋणी वर्ग होता है, पहले से जिसने उधार लिया है, उसे तो 10,000 रुपये ही वापस करने हैं, उन्हें 10,000 रुपये ही देने हैं। लेकिन जब वो लिया था उस समय 10,000 का एक फ़ोन मिल जाता था, लेकिन उस फ़ोन की कीमत आज 12,000 हो गई है। तो मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ने से किसे फ़ायदा होता है? तो ऋणी वर्ग जो होता है, जो पैसे लिए रहता है, उसे काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि पैसा जो है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है और पैसा उन्हें चुकाना उतना ही होता है। तो ये रहा मुद्रास्फीति के लाभ। नेक्स्ट है, भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, कर सुधारों का जो उद्देश्य दिया गया है, कर सुधारों का, इसमें से कौन सा नहीं है, गलत है, वो हमको देखना है। कर अनुपालन में सुधार करना, तो कर में सुधार करना ये तो उद्देश्य होगा ही। कर आधार को विस्तृत करना, कर आधार को विस्तृत करना मतलब बहुतायत में सबके पास पहुंचना, जिससे रेवेन्यू सरकार को जनरेट हो पाए, यह भी सही है। सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना, देखिए कर को जितना कम किया जाए वो अच्छा काम होता है। कर बढ़ाने से कोई चीज़ नहीं प्राप्त होगी। आप देखिए, कर बढ़ाएंगे उससे कर चोरी, टैक्स इरेजन का खतरा बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए, अगर मेरी कमाई 20,000 रुपये है, 20,000 पे अगर मैं 5,000 रुपये टैक्स दे रहा हूँ, तो आप सोचिए मुझे बहुत बर्डन पड़ेगा। हो सकता है आप बढ़ा दें, उसे 8,000 कर दें, तो मेरे पास सिर्फ 12,000 बच रहे हैं। तो मैं उस टैक्स को बचाने के लिए तरीके ढूंढने शुरू कर दूंगा। जबकि अगर आप स्लैब कम करते जाते हैं, 2,000 3,000 कर देंगे, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आप आसानी से परचेज कर सकूंगा, दे सकूंगा। तो ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल करना, ये सही बात है। सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना, यह भी सही है। कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपायों को सुझाना। देखिए, अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अप्रत्यक्ष कर गवर्नमेंट जब चाहे तब बढ़ा सकती है। आप देखिए, जीएसटी क्या है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जब भी गवर्नमेंट एक बैठक करती है, साल भर में 2 बार 3 बार बैठक होती है, किसी न किसी वस्तुओं का ऊपर नीचे होते रहता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये होती है कि जो प्रत्यक्ष कर है उसके हिस्से को बढ़ाया जाए। प्रत्यक्ष कर अर्थात जो डायरेक्ट टैक्स हमारे इनकम पे लग रहा है, मान लीजिए 20,000 रुपये मेरे जेब पे आ रहा है, 20,000 रुपये मेरी इनकम है, उस पर 3,000 4,000 रुपये अगर टैक्स लग रहा है, तो ऐसे टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स सीधे पैसे काट लिए जा रहे हैं, वो अगर उसका स्लैब बढ़ता है, ज़्यादा लोग उसको देते हैं, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, प्लस उन्हें भी सीधा लगेगा हाँ मैं टैक्स दे रहा हूँ, कम मात्रा में ही लीजिए, सबसे लीजिए जो सक्षम है। जबकि अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जो सक्षम नहीं है, मैं कोई बिस्किट खरीद रहा हूँ तो 20 पैसे 30 पैसे या 2 रुपये उस पर टैक्स दे रहा हूँ, तो वही 2 रुपये टैक्स कोई एक गरीब तबके का व्यक्ति भी दे रहा है, और कोई 1 करोड़ का आदमी जो महीने में जिसकी इनकम करोड़ों रुपए के ऊपर है वह भी दे रहा है, तो 2 रुपये ही टैक्स उस बिस्किट पे। तो ये खराब स्लैब होता है। अप्रत्यक्ष कर का एक कमी यह भी है। तो अप्रत्यक्ष कर को बहुत नहीं बढ़ाना है, एक लिमिट तक रोकना है, प्रत्यक्ष कर को बढ़ाना है। सही जवाब जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, स्थानीय स्वशासन के रूप में इसमें प्रश्न पूछा गया है। उसके कथन आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन ही हमें गलत मिल गया। क्या है? यह बोल रहा है कि भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन का जिक्र ही नहीं है, जबकि यह गलत है, क्योंकि हमको पता है अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद आप लोग नोट करिए 243 में साफ साफ शब्दों में पूरी तरह से स्थानीय स्वशासन के बारे में जिक्र किया गया है। और यह कौन से संविधान संशोधन? एक 73वां संविधान संशोधन, एक 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया था। तो ये एक पंचायती राज से है, एक नगर पालिका से है, तो दो के दोनों संविधान में जिक्र किए गए हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है स्थानीय निकायों में 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित, ये भी सही है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, तो यह भी सही है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है, तो यह भी सही है। हाँ, यहाँ पे एक फैक्ट और आप लोग देखिए, निर्वाचन का निर्धारण कौन सा आयोग करता है? स्थानीय स्वशासन का, अर्थात पंचायती राज या नगर पालिका का। तो यह राज्य का निर्वाचन आयोग जो होता है राज्य का, उसके द्वारा किया जाता है। तो हम लोगों का जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष का चुनाव जो है वह कैसे होता है? यह प्रश्न यहाँ पे बनाया गया है। तो देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव जो है वह चयनित के माध्यम से किया जाता है, चयनित होता है। वो अपने में से, बीच में से एक चयन करके कर लिया जाता है। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में इनका जिक्र किया गया है? तो 93, अनुच्छेद 93 में जिक्र किया गया है लोकसभा के स्पीकर का। नेक्स्ट है, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? संघात्मक शासन व्यवस्था, देखिए संघात्मक शासन जो है यह किसे कहते हैं? तो देखिए, संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों से सामंजस्य होते हुए भी वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। अर्थात राज्य में और जो केंद्र में अवस्थित होते हैं वो दो के दोनों एक आपस में एक कॉन्जुगेशन तो रखते ही हैं, प्लस साथ में वो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। इसे ही संघात्मक शासन बोला जाता है। यह डिफिनीशन किसके द्वारा दी गई थी? तो ये केसी व्हीयर के द्वारा दी गई थी। महत्वपूर्ण है, यही इसके विशेषज्ञ माने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। देखिए, भारतीय संविधान में अगर अल्पसंख्यकों की मान्यता देखी जाए तो सिर्फ दो प्रकार की दी गई है, एक धार्मिक और एक भाषाई। एक धार्मिक और एक भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता दी गई है। और अगर अनुच्छेद में जिक्र किया जाए तो 29 और 30 अनुच्छेद में इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है, और किसी भी प्रकार के अल्पसंख्यक को मान्यता नहीं दी गई। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? देखिए, संविधान में जो है जो धर्मनिरपेक्ष शब्द दिया गया है उसका सही भाव क्या है? उसका भाव यह है कि राज्य का अर्थात देश का कोई धर्म नहीं होगा, वह धर्म से तटस्थ रहेगा, सभी धर्म उसके लिए एक बराबर एक समान होंगे। तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष का यही अर्थ हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी आप देखिए, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से गलत कौन सा है यह पूछा गया है। देखिए, विटामिन ए जो है, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ये सही है। नेक्स्ट है विटामिन बी3 से पेलाग्रा होता है, यह भी सही है। जबकि फॉलिक एसिड से रक्त अल्पता होता है, यह भी सही है। यहाँ गलत कौन सा है? तो गलत है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी से क्या होता है? वर्णांधता रोग नहीं होता, वर्णांधता रोग नहीं होता बल्कि सूखा रोग होता है, सूखा रोग जिसे रिकेट्स के नाम से जाना जाता है। तो यह वर्णांधता किससे होता है? तो वर्णांधता जो है यह आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक। यह विटामिन की कमी से नहीं होता, यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है। महिलाएं जो है वाहक होती हैं और पुरुषों में यह ज़्यादा करके दृष्टिगोचर होता है। चलिए नेक्स्ट है, एनोस्मिया किसे कहते हैं? देखिए, एनास्मिया रोग ऐसे रोग को कहते हैं जिसमें मनुष्य के जो सूंघने की शक्ति होती है, सूंघने की शक्ति वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे घ्राण संवेदना की कमी से रोग माना जाएगा, घ्राण संवेदना की कमी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातु हेतु, तांबे के मिश्रण धातुओं का है? तो अर्थात तांबा किसके मिश्रण से तैयार किया जाता है? देखिए, कुछ मिश्र धातुएं हैं, उन्हें आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, पीतल और कांसा, पीतल और कांसा मिला के क्या बनाते हैं? तांबा बनाते हैं, तांबा। जबकि पीतल और तांबा मिला के क्या बनाते हैं? तो जस्ता बनाते हैं, जस्ता का निर्माण करते हैं। और वही बात कांसा और तांबा को अगर मिलाया जाए तो उससे क्या प्राप्त होगा? तो उससे टीन प्राप्त होगा। आप लोग इसे याद कर लीजिए। अब हम लोगों का प्रश्न क्या था? तांबा किससे बनता है? तो तांबा पीतल और कांसा के मिश्रण से मिलता है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो वह क्या होगा उसके साथ?
देखिए यदि अगर कोई जहाज है वो नदी से समुद्र में जाएगा, समुद्र का जो है जल घनत्व तो अधिक होने की वजह से वह ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठेगा, उसका जो लेवल होगा वो नीचे नहीं होगा बल्कि ऊपर होगा। चलिए नेक्स्ट है, हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए हवाओं में जो है केवल गतिज ऊर्जा होती है, आप लोग कन्फ्यूजन मत कीजिएगा ऑप्शन डी को देख के कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, केवल इसमें गतिज ऊर्जा होती है। इस प्रकार साथियों हम लोगों का 30 प्रश्नों का ये श्रृंखला पूरी तरह समाप्त हुआ। आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।